श्रोताओ, हमारी मिट्टी पोषण का एक भंडार होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे अपने बढ़वार के लिए और अपने खान पान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनका जब हम सेवन करते हैं तो उसका सीधा लाभ हमें यानी मनुष्यों को और पशुओं को मिलता है। ये कितने प्रकार के तत्व होते हैं, उनका क्या लक्षण होता है, किस प्रकार के कौन कौन से तत्व इसमें मौजूद हैं और उनके क्या कुछ परिणाम निकलते हैं अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो। इसके बारे में आज बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अंकित गिल जी को। आप मृदा वैज्ञानिक हैं और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक से पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आपको नमस्कार और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से सह दिल से नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में कितने प्रकार के तत्व होते हैं एक पौधे को अपना जीवन पूरा करने के लिए। डॉक्टर साहब, मिट्टी में एक पौधे को अपने फसल चक्र पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। 17? हाँ जी जी, कौन कौन से हैं थोड़ा सा बताइए। ये 17 डॉक्टर साहब, इसमें हमारी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, NPK जो कि आमतौर पर किसान भाई जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। जैसे इसके बाद आ जाएंगे अपने सेकेंडरी द्वितीय पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं अपने सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें अपने कैल्शियम, इसमें जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, ये सब आदि मौजूद रहते हैं। तो यानी कि इतने तत्वों की जरूरत होती है एक पौधे को फलने फूलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि हमारी जो मिट्टी है उसमें इन तत्वों की क्या स्थिति है। क्या ये सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं? नहीं, ये प्रचुर मात्रा में, जैसे हम 17 में से जैसे एक एक करके बात करेंगे। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हो, नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व है जो सार्वभौमिक यूनिवर्सली डेफिशिएंट है। अच्छा, सभी जगह कमी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अगर अपने इंडियन सॉइल्स की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा बहुत लो पत्ती पे है, उसकी कमी है। अपने जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो उसमें जिंक हो गया, आयरन हो गया, बोरोन हो गया, इनकी कमी भी अब बहुत ज़्यादा आधुनिक खेती में देखी जा रही है। जी, जैसे मतलब अक्सर हम किसान भाई अपने खेतों में खाद दवाइयाँ डालते रहते हैं, फिर भी अपनी जो फसल की जो पैदावार हमें चाहिए होती है अक्सर वो हमें नहीं मिल पाती। तो उनकी कभी तो क्या मतलब अलग अलग तरीके की समस्या होती है। इसमें कभी आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, कभी आपका जो फल है वो समय से पहले नीचे गिर जाता है, या फल मतलब जो आपका फल है वो फट जाता है। कभी कभी जो आपका दाने का आकार है, साइज है, वो भी कम होता है, पौधा छोटा रहता है और दाना कई बार भर नहीं पाता। इससे हम नॉर्मली किसान भाई क्या सोचते हैं, भाई ये तो किसी ना किसी बीमारी का अटैक है, कोई डिजीज अटैक हुआ है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। आमतौर पर 90% तक ये पौधे की भूख भी हो सकती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है जी, जैसे हम मनुष्यों को जी अपने जीवन चक्र में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की जरूरत होती है हमारी जीवन शैली को चलाने के लिए, ऐसे ही पौधों को अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वैसे तो अपने पोषक तत्व बहुत होते हैं, 108 में होते हैं, पर ये 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधे को जरूरत होती है। और अगर इनमें से एक पोषक तत्व भी अपना मतलब अब्सेंट होता है या मात्रा कम होती है उस वक्त, तो पौधा अपना जीवन काल संपूर्ण नहीं कर पाएगा। मतलब उसमें कोई ना कोई कमी, उसके पैदावार में छोटापन, बोनापन, उसमें कोई ना कोई वो लक्षण पक्का दिखाएगा। कहने का मतलब इन 17 का एक एक का 17 का अलग रोल है। अगर एक भी उसमें मान लो 16 है, अपने 16 पोषक तत्व अपने पास अधिक मात्रा में और एक कमी है, तो उसका अपने को सीधा सीधा पैदावार पर असर दिखेगा। और इसी को हम इंग्लिश यानी कि साइंस की भाषा में इसको लॉ ऑफ मिनिमम भी बोलते हैं डॉक्टर साहब। लॉ ऑफ मिनिमम यानी कि कम से कम अगर एक भी कम होगा ना तो पौधा अपना जीवन चक्कर मतलब उसका फसल चक्कर है उसमें कमी, मतलब पैदावार अच्छी जो हम चाहते हैं ना, हम ये बात अपना जैसा कार्यक्रम चल रहा है कि किसान की कैसे आमदनी बढ़ाया जाए, कैसे उसकी पैदावार बढ़ाया जाए। तो अगर 16 अधिक है और एक की कमी है तो हम उसमें पैदावार संपूर्ण लेने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। चाहे कितना भी यूरिया DAP डाल ले उसमें, उससे कुछ नहीं होगा जब तक हमें उसका पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी है। और वो पोषक तत्व की कमी हम अलग अलग प्रकार से टेस्ट करके भी, मृदा प्रशिक्षण से खड़ी फसल में भी देख सकते हैं, वो अलग अलग हैं। इसके बारे में भी आगे बातें करेंगे डॉक्टर साहब जी। मान ली जैसे अपने मेनली ये जो पोषक तत्व इस आगे 4 श्रेणी में बांटे गए हैं। 17 पोषक तत्व मैंने आपको बताया। सबसे पहले नंबर पे आएंगे जो आधारभूत पोषक तत्व, ये होते हैं मेनली अपने डॉक्टर साहब
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जी। ये हमें वातावरण से मिलते हैं। जो कार्बन हो गया, नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन हो गया, ये हमें हवा से मिलती है। और जो जी। हाइड्रोजन होगा डॉक्टर साहब, वो हमें पानी से मिलता है। इसी प्रकार इसके बाद आते हैं डॉक्टर साहब मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं जिनकी मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, और कह सकते हैं उन्हें हम बोरों में डालते हैं। बोरी का मतलब जैसे नाइट्रोजन, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एसएसपी डालते हैं। जी। इसमें आएंगे अपने मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, एनपीके। इसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं द्वितीय पोषक तत्व, जिनकी जरूरत हमें पोषक जो अपने प्रमुख पोषक तत्व है उनसे तो कम होती है, बट जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जी। इसमें हमारे आएंगे 3 डॉक्टर साहब, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद डॉक्टर साहब जो बचते हैं आपके 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये जो मिट्टी में है ना, इनकी एक संकीर्ण रेंज होते हैं, सीमा होती है, क्रिटिकल रेंज। जी। अगर ये जरूरत बहुत कम, मतलब इनकी जरूरत हमें बहुत कम ग्राम में मिलती है, ग्राम में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनका महत्व क्या, अगर 1 ग्राम भी कम हो जाए तो ये मान के चलो पैदावार अपनी क्विंटलों में कम हो जाती है। जी। सूक्ष्म पोषक तत्व अगर 1 ग्राम भी कम होंगे तो हमारी पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा, वो क्विंटलों में पड़ेगा डॉक्टर साहब। जी। और अगर इनका फिर क्रिटिकल रेंज जो मैंने आपको बताया कि संकीर्ण सीमा, इनकी अगर ज़्यादा होती है सीमा, जैसे जिंक की है 0.6 मान लो, अगर इसकी ज़्यादा होगी तो क्रॉप डैमेज करेगी, मतलब उसको दाना नहीं बनेगा, फसल का नुकसान करेगी, फसल का नुकसान करेगी, टॉक्सिक हो जाएगी उससे ऊपर। अगर जी उससे नीचे होएगी तो फसल छोटी रह जाएगी, फूल नहीं बनेगा, आदि इस तरीके के अपने लक्षण अपने को, मतलब अल्टीमेटली अपनी प्रोडक्टिविटी, पैदावार पर असर डालेगा। बिल्कुल सही तरह। और आज के डॉक्टर साहब आधुनिक युग में इन परिस्थितियों को देखकर माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्वों पर बड़े पैमाने पर ध्यान देने की जरूरत है। वो डॉक्टर साहब मैं क्यों कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, हमारी जो सेहत है, हम खाते हैं, उगाते हैं, मिट्टी से लेते हैं, वही हम खाते हैं, वही मनुष्य खाता है, वही जानवर खाता है। आजकल आपको पता है, पहले कंपैरेटिवली हर हॉस्पिटल में लाइन नहीं टूटती डॉक्टर साहब। अमूमन एक घर में अगर मान लो 5-6 सदस्य हैं तो कोई गौरतलब वाली बात नहीं है कि 4 या 5 आदमी उनमें से दवाई लेते हो, चाहे वो बच्चा हो आपका, चाहे कोई गर्भवती महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो। बुजुर्ग का तो फिर भी कह देते हैं कि भाई नहीं, बुजुर्ग हैं, दवाई की जरूरत है, वरना आजकल जी डॉक्टर साहब बीपी, शुगर, ये सब ऐसी बीमारी हो गई हैं जो 30 साल से उम्र के जो अपने ये एज ग्रुप है उनमें बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। इवन बच्चों को कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ रही है। जी। तो उसका कारण कहीं ना कहीं पर हम आगे बात करेंगे, जो ये अपने जितने भी कीटनाशक है, बैलेंस्ड अनबैलेंस जो हम डालते हैं, अंधाधुंध जो कर रहे हैं, वो शब्द है, जैसे आप भी हर बार ये जिक्र चलता है अंधाधुंध का मतलब क्या है कि संतुलित क्यों नहीं डाल रहे। आज उस संतुलित के ऊपर डॉक्टर साहब हम बात करेंगे। और आपको कुछ ऐसी मेरे 2-4 बीमारियां मेरे ध्यान में है जो मैं आपको भी बताऊंगा, जो सिर्फ जैसे अपना ग्रीन रेवोल्यूशन था डॉक्टर साहब, हरित क्रांति। जब हरित क्रांति आई, हमारे पास पैदावार नहीं थी, हमारी जनसंख्या भूखी थी। उस टाइम में एनपीके के ऊपर इतना ध्यान दिया गया, नाइट्रोजन, पोटाश, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, अपनी हाई यील्डिंग वैरायटीज आई, सीड्स आए, इरिगेशन फैसिलिटीज भी इतना ध्यान दिया, और अंधाधुंध इतने डाले डॉक्टर साहब आज तक कि हमारी मिट्टी की मृदा की अवस्था है बिल्कुल खराब कर दी। जो हमारे मैंने क्या बताया आपको, 17 पोषक तत्व हैं, सिर्फ 3 पे ही फोकस रखा हमारे किसान भाइयों ने सभी आज तक निरंतर। पर अब पहल कर रहे हैं आपके माध्यम से, कहीं ना कहीं जागरूक सरकार के माध्यम से भी ये काफ़ी प्रोग्राम कर जागरूक कि किसान को कैसे जागरूक करे कि पौधे का काम सिर्फ एनपीके से नहीं चलेगा, सिर्फ यूरिया डीएपी से नहीं चलेगा, उसको सारे पैमाने देखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण के तौर में बताता हूँ, आपका एक ये माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है लोहा। लोहा की कमी से डॉक्टर साहब एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया की बीमारी का नाम, जिसमें खून की कमी हो जाती है। ये मोस्टली आजकल आपके गर्भवती महिलाओं में खून की कमी, जब बच्चा उस टाइम होता है डिलीवरी, तो उस टाइम खून की कमी कम पाई जाती है। ये बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, हर जगह पढ़ते हैं। जैसे जिंक है, जिंक डॉक्टर साहब शरीर के बढ़ने, बच्चे की जो शरीर की बढ़ने गति है ना, उसको कम कर देता है। डायरिया, उसको लगातार निरंतर 10 लगते हैं, उसकी वजह से उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बच्चे की, वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जो बच्चा आजकल पैदा हो रहा है उसका वजन कम होने लग गया। जैसे हम दाने की बात करते हैं, खाली होते हैं दाने का, वैसे बच्चे का भी वजन कम होता है। उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के तो डॉक्टर साहब वही बात आ रही है। अब हम पशुओं की बात करेंगे, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की एक बीमारी होती है डॉक्टर साहब पशुओं में, ग्रास टेटेनी। इसमें जो अपना चारा होता है उसमें मैग्नीशियम की कमी के कारण जो पशु है उसके मांसपेशियों की बीमारी हो जाती है उनको। अल्टीमेटली खाता तो वही है, एनपीके जितने भी उसमें जितने भी हैं वही बात, आप फोकस उसी पे रखते हैं मेन पे,
जी। पूरा जो संपूर्ण आहार, जिसको संतुलित आहार बोलते हैं, वो नहीं जा पा रही है। वो पशु से कैसे ना दुग्ध या किसी ना किसी प्रकार से हम उसको डॉक्टर साहब हम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर हम रहे हैं। ग्रहण कर रहे हैं। जी, वो लाइफ साइकिल में हमारे मतलब ये जो जहर बोल लो या डिजीज इंसेक्ट कुछ भी बोल लो, ये हमारी लाइफ साइकिल में आ चुका है। जी, क्रॉप में आ गया, उसको हम फल फ्रूट कुछ भी हम खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, पशु से हम दूध ले रहे हैं, तो वो अपने लाइफ साइकिल में डॉक्टर साहब आज के टाइम में आ चुका है, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसमें हमने अपना जो मन है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि चारे वाली जितनी भी फसल है उसमें हम कोशिश करते भी खंडाबा कर दिया, और जो उससे पैदा हुआ वो बहुत है, क्योंकि वो तो पशुओं को खिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारा जो सोच है इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ना सिर्फ उस फसल की पैदावार पर उस फसल को खाने वाले या उससे पैदावार लेने वाले व्यक्ति है या पशु हैं, उनके ऊपर भी असर आ रहा जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसी के साथ जैसे मैंने आपको कुछ मुख्य इनकी बीमारियां बताई हैं, जैसे नाइट्रोजन से कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, है। जी, कैल्शियम की वजह से जन्म से ही बच्चों में मतलब कैल्शियम कम होता है, तो उनकी हड्डियों का वो विकास नहीं हो पाता डॉक्टर साहब जो होना जी, चाहिए। जी, ये कुछ कमियां हैं जो हमें पता भी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम उसको मतलब एक तरीके से उस पर पर्दा लगा रखा है जी, कि नहीं बस अब तो उसी पत्ती से चल रहे हैं भाई, फलाना साइड वाला ये डाल रहे हैं अंधाधुंध, मेरे को तो इस आधी बोरी मतलब किलो 2 किलो फालतू ही डालना है, 10 बिल्कुल। किलो ऐसे नहीं है। पड़ोसी से पूछ के भाई तू कितने कट्टे लेके आया, मैं 2 लेके आया, मैं तो मैं 3 तो कम से कम डाल लूँ। बस 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 डॉक्टर साहब, इसीलिए हर जगह हर उसमें मृदा प्रशिक्षण जरूरी है। अपने सरकार, भारत सरकार का भी रहना है, सरकार की भी अलग अलग स्कीम है, हम आगे बताऊंगा एक दो जी, जो निरंतर आज के टाइम पे भी चल रही है। सिर्फ एक ही उनका काम है कि भाई मृदा की सेहत को कैसे संभाला जाए। मृदा की सेहत संभलेगी तो फसल की सेहत संभलेगी, फसल संभलेगी तो हम संभलेंगे, पशु संभलेंगे। जो अपना ये साइकिल है ये निरंतर इसमें सुधार होगा। अदरवाइज वो आपको पता ही चला डॉक्टर साहब, चाहे पशु लगा लो चाहे इंसान लगा लो, डॉक्टरों की मतलब भरा पड़ा है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसमें जिस आपने जो तत्व बताए हैं, इनके अलावा भी ऑर्गेनिक मैटर एक नाम है, वो सुनने में आता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जब ये जान है जी मिट्टी की, जी, इसकी मात्रा 0.4 से लेके 0.75 तक होती है, बट ये हमारे यहाँ मिट्टियों में कम है। जी, इसको हम देसी तरीके से बोलेंगे तो ये मिट्टी की जान है। जी, इसके लिए हम निरंतर किसान भाइयों को बताते हुए गोबर खाद डालो, वर्मी कंपोस्टिंग करो, जैविक खाद, बायो पेस्टिसाइड, बायो स्टिमुलेंट जितने भी हो सके, क्योंकि डॉक्टर साहब जितने हम देखो जितना कम हो सके रासायनिक उर्वरक होगा, जी, उससे हमारे पैसों की बचत होगी। जैसे गोबर खाद डालते हैं उनसे भी हमें लगभग सभी चीजें मिलती हैं, बट उनकी पर्याप्त मात्रा समय लगता है, थोड़ी कम मिलती हैं। बट जितने हम दूसरे तरीके से डाल रहे हैं डॉक्टर साहब, ये दुष्परिणाम है, आपको हम जिक्र ही कर रहे हैं इन चीजों की, क्या क्या अपने दुष्परिणाम अपने में, पशुओं में, जी, वो अपने लाइफ साइकिल में आ गए हैं। इनसे बचने के लिए जैसे हम नेचुरल फार्मिंग, आजकल बहुत ज्यादा कंसेप्ट है कि कैसे ना कैसे हमें इन बीमारियों से बचा जाए। हमारी मिट्टी मतलब आगे की अगर पीढ़ियों की हम बात सोच के चलेंगे डॉक्टर साहब, तो बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। पानी जी, की कमी हो रही है, जी, नीचे मिट्टी के नीचे पानी खराब होने लग रहा है, मिट्टी भी खराब होने लग रही है, इतने साल्ट्स उसमें जमा होने लग रहे हैं, सोडियम कैल्शियम, बुरा हाल हो रहा है डॉक्टर साहब बिल्कुल। जी, तो उन्हीं को देखते हुए आज हम एक एक अभी जो अपने 17 पोषक तत्व हैं इनकी एक एक दो दो योगदान बताएंगे कि इनका क्या मुख्य योगदान और उनकी कैसे कमी है। मान लो फसल खड़ी है, पहला बात तो है कि हम उसको प्रशिक्षण से पता कर सकते हैं। जी, किसी भी आपके जिले में अपने कृषि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे अपनी लैब है, प्रयोगशाला है जी, मृदा की, वहाँ पे अपनी मिट्टी का सैंपल ले और उसको जांच कराएं। जी, एक तरीका तो ये हमें उससे पता चल जाए कि हमारे पास कितना धरती में, कितना हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन उपलब्ध है, जी, कितना ईसी है। जी, उससे क्या पता चलेगा डॉक्टर साहब हमारे पास कितना है और जोन से हम फसल लगा रहे हैं उसके लिए कितना हमें चाहिए है। जी, जो फर्क है, वो जो डिफरेंस है, वो हमें इससे पता चलता है कि हमें कितना डालना है, ना कि अंधाधुंध ना भाई 2 बोरी यूरिया की डालनी है, 1 DAP की डालनी है, 2-3 SSP की डालनी है, जी, ऐसे नहीं। जी, सबसे पहला तो है डॉक्टर साहब मृदा प्रशिक्षण, अगर वो कराएं तो उससे 2-3 साल में हमें किसान भाइयों को कराना ही कराना चाहिए। इससे अलग दूसरी चीज है डॉक्टर साहब, अगर मान लो अपनी फसल खड़ी है तो उसमें भी हमारी अलग अलग पहचान है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई हर एक जो पोषक तत्व है उसके अलग अपने लक्षण हैं, जी, जिससे हमें पता चले कि भाई इस चीज की बीमारी है। जी, जैसे आपको उदाहरण के लिए भी मैं बताता हूँ, सभी के जैसे नाइट्रोजन की बात करेंगे। जी, नाइट्रोजन को हम डॉक्टर साहब बहुत, ये लगा लो सार्वभौमिक कमी है इसकी, पूरे राष्ट्र में बोल लो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बोल लो, मतलब हर जगह नाइट्रोजन कम मात्रा में है। और इसे डॉक्टर साहब हम एक तरीके से पौधे के विकास का इंजन भी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, जी, क्योंकि जो जो हरा कलर है क्रॉप को, ये इसी की वजह से होता है। और जितने भी वनस्पतिक वृद्धि करता है वो सिर्फ डायरेक्टली नाइट्रोजन की वजह से ही करता है। यानी वनस्पतिक इसका बढ़वार जो होती है। बढ़वार का मतलब हो गया तना और पत्ती जी, बढ़ने का काम नाइट्रोजन का है।
जी और डॉक्टर साहब इसकी कमी है जो हम कह रहे हैं कि खड़ी फसल, उसमें कैसा पता चले हमें कि नाइट्रोजन की कमी है। तो पौधा मतलब एक तो बात अपने अमूमन किसान को जैसे देखते हैं हम डेली किसी भी चीज को, बच्चा भी देखते अपने को बढ़ता हुआ दिखता है कंपैरिजन करते हैं मनुष्य से। तो ऐसे हम जब किसान डेली अपनी फसल को दिखता है तो उसको पता चलता है कि फसल निरंतर उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है, मतलब कहना है मतलब फसल बो नहीं रह रही है। जी जो पुरानी पत्तियां हैं वे डॉक्टर साहब वे पीढ़ी पड़ रही हैं। वे पुरानी पत्तियां पीढ़ी क्यों पड़ रही हैं? बिकॉज जो पौधा है वो अपनी जान बचाने के लिए जो पूरी लीफ से जो नाइट्रोजन है वो ऊपर की तरफ नई पत्तियों को दे देता है। ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे वाली में डॉक्टर साहब बताया नहीं तो ना रही तो वो पीली हो जाती है। तो इसका मुख्यतः ये कारण है, जी पीली पत्तियों से हम नाइट्रोजन की पहचान कर सकते हैं। जी इसके बाद डॉक्टर साहब आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम एक तरीके से पौधे की ऊर्जा भी कहते हैं। जी यह जो जड़ों का विकास करता है वो सारा काम डॉक्टर साहब फॉस्फोरस ही करता है। मजबूत जड़ अपनी जितनी मिट्टी में जितने अपने पोषक तत्व हैं जड़ों से तो आता है। जी पौधा जो अपना खाना लेता है वो जड़ों से तो लेता है, जितने भी अपने ये पोषक तत्व हैं वो सारे जड़ों से ही आते हैं। इसलिए उसका फॉस्फोरस का जड़ों के प्रति मतलब डायरेक्ट रोल है फॉस्फोरस का उसके प्लांट के लाइफ साइकिल में। जी और डॉक्टर साहब इसकी कमी का मतलब जैसे अपनी जड़ें विकसित नहीं होती मान लो तो प्लांट का रंग है जो कलर है प्लांट वो नीला या बैंगनी रंग का हो जाता है। नॉर्मली डॉक्टर साहब जो बैंगनी रंग है वो जो टमाटर है उसमें अपने को देखने को मिलता है। जी उससे पता चलता है कि मैं इसमें फॉस्फोरस की कमी है। कमी और डॉक्टर साहब इसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस के बाद पोटेशियम की। पोटेशियम को मतलब पौधे का पौध रक्षक या पुलिसमैन भी कहा जाता है। जी वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और रोग प्रतिरोध के लिए जैसे एंटीबॉडीज अपनी काम करती है, पोटेशियम प्लांट में पौधे में वो काम करता है। जी ये तने को मजबूत बनाए रखता है ताकि फसल गिरे नहीं, कितनी आंधी बारिश आ जाए फसल जैसे कैसे खड़ी रहे। तो आजकल का मौसम आप देख रहे हो, जी जी हर मतलब तीसरे दल नीनो की बातें चलती हैं हर जगह, कितना मौसम में परिवर्तन आ रहा है, बुरा हाल, और इतने तेज तूफान आते हैं। इंसान अपने आप को नहीं खड़ा मतलब रोक सकता तो फसल कैसे रोकेगी? जी तो आज इस बात मतलब ये आज का उदाहरण लेटेस्ट दे दिया आपको कि ये जो पोटेशियम का काम है ये जी सारा जो फसल को तने को जो मजबूत और खड़ा रखती है। जी और इसका डायरेक्ट रोल डॉक्टर साहब एक फसलों में जो चमक है, स्वाद, हर वजन है वो पोटेशियम के ही मद्देनजर काम। रखते हुए होता है डॉक्टर साहब। जी इसकी कमी की पहचान क्या होती है डॉक्टर साहब? पत्तियों के किनारे जलने लग जाते हैं, जैसे वी शेप है, ऊपर से नीचे से साइडों में सूखने लग जाती है, जलने से लग जाते हैं। जी जिससे पहले मतलब जो पुरानी पत्तियां हैं पुरानी पत्तियों में पहले पाया जाता है ना कि नई पत्तियों में। जी ये हो गया डॉक्टर साहब 3 वे एनपीके जिनका अपने को मतलब प्रमुख पोषक तत्व है जो हमें ज्यादा मात्रा में डालने पड़ते चाहिए हैं। इसके बाद आगे डॉक्टर साहब द्वितीय पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बात करेंगे। कैल्शियम डॉक्टर साहब जैसा आपको पता है, आप मनुष्य है, मनुष्य की जो हड्डी की मतलब जो अपने हड्डियों में काम करता है कैल्शियम, ऐसे ही फसल की कोशिकाओं यानी कि सेल वॉल होती है, जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की दीवार को मजबूत करता है कैल्शियम का। और उसकी कमी के कारण डॉक्टर साहब जो आपकी पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं और फलों की जो आकार है वो बिगड़ जाता है। मतलब फूल है जो आपके इसकी कमी के कारण झड़ने लग जाते हैं। जी जैसे टमाटर के नीचे से आप कभी देखोगे अगर वो काला काला नीचे से सड़ जाता है तो वो कैल्शियम का मुख्य उदाहरण है ये। टमाटर का फ्रूट लगा हुआ है, फल आया हुआ है और नीचे से वो काला हो जाता है, जी ये उसका मुख्य उदाहरण है कैल्शियम की बीमारी का। इसके बाद डॉक्टर साहब हम बात करेंगे अगले की मैग्नीशियम की। जो मैग्नीशियम है उसका मेन काम पत्तों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है डॉक्टर साहब। जी और क्लोरोफिल का केंद्र में मतलब उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम अगर अपसेंट है मान लो, सेंटर में जब मैंने क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, अगर अपना मैग्नीशियम अपसेंट होता है जी तो आपका पत्ता भोजन नहीं बना पाएगा। भोजन नहीं बना पाएगा तो फिर पौधा अपना जीवित कैसे रह पाएगा? जी भाई भोजन तो जीवन का आधार है डॉक्टर साहब। तो बिल्कुल सीधा सीधा महत्व आपको पता चल रहा है कि मैग्नीशियम का क्या है और इसकी कमियां डॉक्टर साहब क्या है? कमी इसकी मतलब जो पुरानी पत्तियां हैं उनकी जो नसें हैं, वेन्स इसको बोलते हैं, वे हरी होती हैं बट जो उसका पत्ता है वो पीला पड़ जाता है। नसें नसें हरी रह जाती है कहने का मतलब, और पत्ता पूरा पीला पड़ जाता है। मेनली ये पहचान है जी मैग्नीशियम की बीमारी की। जी इसके बाद डॉक्टर साहब अगला आएगा सल्फर। सल्फर मतलब जिसको तेल का राजा बोलते हैं। जी तिलनी फसलों के लिए ये वरदान है डॉक्टर साहब। जैसे अपनी सरसों होगी, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इसमें अपने तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। और आमतौर अगर अगर वैसे कहें कि सरसों की बोतल अगर हम खोलते हैं सरसों के तेल की तो उसमें जो गंध आती है वो सल्फर की है। बिल्कुल बिल्कुल उसको डॉक्टर हम कह साहब, सकते हैं। बिल्कुल ये गंध जैसे अपने किसान भाइयों जैसे डॉक्टर साहब अपने किसान प्याज और लहसुन
जी हर घर में यूज होते हैं, जैसे सरसों का तेल होता है, जी उनमें भी जो गंध होती है वो सल्फर की वजह से होती है। वो सल्फर क्या करता है, उसमें जितने भी कीट उसके नजदीक आते हैं उनको आने नहीं देता है, गंध इसलिए होती है उसमें। जी जी उसका फायदा है गंध, मतलब ये उसका लक्षण है सल्फर का, जी जो बहुत, और सल्फर भी मतलब इसका रोल भी बहुत, सभी लगभग हर एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है डॉक्टर साहब। ये हर एक को मतलब सोर्सेज अपने पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने में बहुत हेल्पफुल है सल्फर। हम्म और डॉक्टर साहब इसकी कमी है, ये सेम जैसे नाइट्रोजन की तरह है, बट नाइट्रोजन में तो ये पुरानी पत्तियों पे आती है, जो मैंने बताया आपको नीचे आती है, पर सल्फर में वो ऊपर वाली पत्तियों पे आती है, जो ऊपर वाला गुच्छा होता है। शुरुआत ऊपर की जो पत्तियां होंगी वहां से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाला जो गुच्छा है वो पीला हो जाता है। नाइट्रोजन जी में नीचे वाली होती है, ऊपर वाली हरी होती है, जी इसमें ऊपर वाली पीली होती है पहले। जी तो डॉक्टर साहब मतलब इसका ये अनोखा गुण है, आप देखोगे तो जी मतलब जी दुर्गंध है, प्याज हम यूज करते हैं, जी टमाटर प्याज और लहसुन दोनों का, जी तो ये कीटों को भगाता है नेचुरली। जी इसके बाद डॉक्टर साहब जो हम बात करेंगे अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जी यानी कि मतलब आज की आधुनिक खेती में डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा कमी इनकी देखी जाती है, जिनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं दे रहे, किसान भाई ध्यान नहीं दे रहे। अब थोड़े बहुत भाई किसी न किसी जब से ये माध्यम से, सघन खेती का ट्रेंड बढ़ा है, तब से जमीन की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि बिल्कुल हमने दोहन उसका ज्यादा कर लिया और उसको जो तत्व मिलने चाहिए थे बिल्कुल वो नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, इसके बहुत अलग कारण, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ कट रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ रही है, जी खेती तो जी खत्म हो रही है, जी बहुत अलग मतलब जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है हमारी धरती वहां पे। जी जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बोझ बढ़ रहा है, पर जो जमीन है, जमीन की जो क्वालिटी है वो निरंतर गिर रही है, जी जमीन कम हो रही है। तो डॉक्टर साहब इन चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों का संतुलित, क्योंकि जीवन में एक संतुलन ऐसी चीज है, हर चीज संतुलित रहेगी जब भी ठीक रहेगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल संतुलन से ऊपर जाएगा जब भी, नहीं नीचे जाएगा तब भी, कोई भी चीज हो डॉक्टर साहब, जब तक वो संतुलित मात्रा पे संतुलित लेवल पे नहीं आएगी इतने काम नहीं चलेगा। जी तो ये हमें संतुलित करना बहुत जरूरी है। जैसे हम एनपीके का ध्यान रखते हैं, जी ऐसे ही हमें अपने जितने भी माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपसे 4-5 बीमारियों को उदाहरण देके बताया भी है, कि जी जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारे बच्चों में, जी और जो हमारे जो मतलब आने वाली, अभी तो आ ही रही है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा लेवल पर, तो इनसे कैसे बचा जाए। जी सूक्ष्म पोषक तत्व में डॉक्टर साहब सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की। जिंक भी मान के चलो, जैसे आपने नाइट्रोजन का मैंने आपने बताया था, पर जिंक 35 से 50% डेफिशिएंट यानी कमी है अपनी मिट्टियों में डॉक्टर साहब जिंक की। यानी कि आधा प्रतिशत हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हो डॉक्टर साहब, जी कहीं पे 47% है, कहीं पे 40% है, अमूमन मैंने रेंज बता दी आपको जी जी कि 35 से 50% अपनी भारतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा कमी जिंक की पाई जाती है, अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं तो। जी और इसका डॉक्टर साहब महत्व क्या है, जिंक का काम क्या है, जिंक मेनली प्लांट्स के सारे हॉर्मोन्स बनाता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। जी मेन इसका जो ट्रांसलोकेशन और ट्रांस मतलब प्री फास्फोरस का परिवहन जो संचालित करता है, वो जिंक ही करता है। जी फास्फोरस एक मुख्य अपना पोषक तत्व है, जो उसका जड़ों जो का विकास करेगा और उससे फिर जो भोजन का उसको अलग अलग हिस्से तक ले जाने का बिल्कुल काम अलग करेगा। अलग हिस्से थे, परिवहन का, एज ए जी ट्रांसपोर्ट मान लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्फोरस, ये काम सारा जिंक की मदद के जिंक बिना नहीं हो सकता। जी और डॉक्टर साहब इसकी कमी है, जो मतलब कमी कैसे पता चलती है अपने को, खेत में इसकी पत्तियां डॉक्टर साहब छोटी होती हैं, जी गुच्छे में दिखाई देती हैं। जी धान में एक बहुत प्रसिद्ध बीमारी है खैरा डिजीज, सुनी होता आपने, वो जी मेनली जिंक की वजह से ही आती है। जी मक्के में जो हमारे ऊपर की जो पत्तियां होती हुई आती हैं वे सफेद रंग की आती हैं, जी वो भी जिंक का ही एक कारण है। ये दोनों लक्षण है जिंक के, कि भाई जिंक की कमी के कारण जी धान में तो खैरा डिसीज, और मक्के में आपकी जो ऊपर वाली पत्ती आती है वे सफेद रंग की आती है। जी इसके बाद डॉक्टर साहब दूसरे नंबर पे आ गया आपका लोहा। लोहा लोहा जी लोहा जो जो अपना पौधे में क्लोरोफिल होता है उसको बनाने में डायरेक्टली रोल करता है, बनाने में उसकी मदद करता है। मतलब इसकी कमी कहाँ पाई जाती है, मान ली मेनली डॉक्टर साहब इसकी क्षारीय मिट्टी में, जी जो लोहे की कमी है मेनली अपनी क्षारीय, जहाँ सोडियम ज्यादा है वहां पे इसकी कमी ज्यादा पाई जाती है। मतलब जो नई पत्तियां हैं वे अपने को पूर्णतः तरीके से सफेद और पीली दिखाई देती है, और जो उसकी नसें हैं जिसको आप शिराएं भी बोलते हैं, जी वेन्स बोलते हैं, जी वो हरी दिखाई देती हैं। जी नॉर्मली जो अपनी नर्सरी होती है धान की, गन्ने की और मूंगफली की में, ये कमी वहां पे लोहे की पाई जाती है मेनली। जी इसके बाद तीसरी बात करेंगे जी आप बोरोन की। जी बोरोन भी डॉक्टर साहब जिंक के बाद ऐसा है दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व जिसकी कमी आजकल बहुत ज्यादा पाने लग गई है, करीबन करीबन 40 से 50% इसकी कमी मान के चलो, अलग अलग मिट्टियों के अलग अलग अपने स्थानों के हिसाब से।
जी। और बोरोन की बात करेंगे तो हम जो बोरोन हॉर्टिकल्चर मतलब जितनी भी अपनी बागवानी के लिए एक ये भी वो लगा लो, जैसे वो है क्या बोलते हैं, वरदान है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। जो अपना फल फूल जितनी भी सारी प्रक्रिया हैं ये बोरोन के बिना संभव ही नहीं है जी। एक तरीके से इसको हम फलों का रक्षक भी बोल सकते हैं कि ये फलों का रक्षक है बोरोन। जो फूल से लेके फल तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें बोरोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है डॉक्टर साहब। फलों को फटने से जो बचाता है वो बोरोन ही है। मतलब जब कभी भी आपको अनार हो गया, कुछ वो ऐसा फ्रूट होगा जो फटा दिखता है, उसमें दरार दिखती है, तो वो बोरोन ही है, वो बोरोन की कमी है, हाँ, बोरोन के छिड़काव से हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं जी। अगर ये मान लो डॉक्टर साहब फूल ज्यादा जड़ रहे हैं और दाना नहीं बन रहा है तो वो भी बोरोन की कमी है, क्योंकि प्राथमिकता तो पहले तो फूल ही आएगा, उसके बाद ही फल आएगा। अगर अपना पहले फेज में फूल ही जड़ जाएगा तो ये भी एक बोरोन की कमी है जो कि आपकी बागवानी में बहुत ज्यादा पाई जाती है डॉक्टर साहब। तो इसका रोल देखो, बागवानी जितने फ्रूट्स हम खाते हैं एडिबल पार्ट सारे के सारे जी। अगर फूल ही नहीं हो तो फल कहाँ से होगा? सही बात। इसके बाद डॉक्टर साहब हम बात करेंगे अगले पोषक तत्वों की, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, हाँ जी। जो मैग्नीशियम की कमी है डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया भी था, जब बीमारी का उदाहरण दिया था जो अपने जानवरों में आती है, ग्रास टेटनी जी। वो सिर्फ और सिर्फ इसको हम हाइपोमैग्नीशिया भी बोलते हैं, जिसमें आपकी जो गाय होगी, भैंस होगी, भेड़ होगी, उनकी मांसपेशियों में विकार आ जाता है डॉक्टर साहब जी। मैग्नीशियम की कमी से डॉक्टर साहब जो पत्तियों में भूरे और काले रंग के छिद्र मतलब निशान दिखाई देते हैं, स्पॉट्स जी, जो इसके पहचानने, हम इसको लक्षण इसे कैसे पहचानेंगे? मुख्य काम डॉक्टर साहब इसका जो अपनी जितनी भी शुगर है उनका परिवहन का है, एंजाइम एक्टिवेटर भी बोलते हैं हम मैग्नीशियम को। और साथ ही साथ में जो शुगर केन में एक प्रसिद्ध बीमारी है फाला रोग जी, वो भी मैग्नीशियम के कारण ही आता है। और साथ साथ में जो आपने जानवरों में आता है जो हाइपोमैग्नीशिया, वो मैंने आपको बता ही दिया जी। इसके बाद हम डॉक्टर साहब बात करेंगे तांबे की, पांचवा पोषक तत्व तो आपका तांबा। जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है डॉक्टर साहब, उसको डायरेक्टली तांबा ही बढ़ाता है। जैसे अपना वे जो क्या बोलते हैं पोटेशियम का काम था जी, तो कहीं ना कहीं पे जो पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको डायरेक्टली हम तांबे से भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कंपेयर का ये उसमें उसका डायरेक्ट रोल रहता है। स्पेशली मतलब फफूंद के अगर हम बात करेंगे तो फफूंद के लिए ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधक है जी, अपना तांबा जी। कोई भी फफूंद का रोग है तो उसके लिए प्रतिरोधक पाया गया है अपने तांबे को। ये मतलब जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो नींबू में पाया जाता है। मेनली जो तांबे की कमी है वो नींबू में पाई जाती है। और नींबू में एक बीमारी आती है डॉक्टर साहब, डाईबैक जी, जो पौधे को ऊपर से लेके नीचे तक सुखा देती है, खत्म कर देती है। शुरुआत ऊपर से टहनी की बिल्कुल ऊपर से शुरुआत बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, और नीचे तक आती है, उल्टी चलती है, मतलब ये ऊपर से लेके नीचे तक आती है और पौधे को पूरा सुखा देती है। और इसमें साथ साथ में जब सुखाते हैं तो उसमें से गोंद टाइप गम निकलता है जी, गोंद निकलता है। मतलब अनाज वाली फसलों में डॉक्टर साहब ये मान के चलो इसकी कमी से दाने खाली रह जाते हैं। बिल्कुल, इतना जबरदस्त दुष्प्रभाव है इसका। जो अनाज की फसलें हमारी मेनली हम अनाज की फसल लेते हैं जी, धान होगी, चावल हो गई, अपने गेहूं हो गए डॉक्टर साहब, इसके उसकी मतलब कमी के कारण अपने दाने खाली खाली रह जाते हैं जी। और ये थे डॉक्टर साहब 5 मेन, जिंक, लोहा, बोरोन, मैग्नीशियम और तांबा जी। और इससे अलग बच के 3 जो अपने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वे हो गए मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। इनकी ज्यादातर मतलब जैसे क्लोरीन है वो तो सिंपल सी बात अपने पानी से मिलता है, निरंतर हम पानी देते हैं और उसकी कभी कमी मतलब बहुत कम होती है, रेयर नहीं हो पाती। पौधे में सीधा पानी का संतुलन बनाता है क्लोरीन। और डॉक्टर साहब ये फंगस से भी बचाता है, जैसे कॉपर में भी फंगस फफूंद के लिए के उसमें थी इंपॉर्टेंस, ऐसे ही क्लोरीन का भी फंगस के प्रति थोड़ा प्रतिरोधक रहता है। क्लोरीन की कमी वैसे हम बात करेंगे तो कमी होती है। इसी तरीके से जो अपनी मोलिब्डेनम और निकल की बात करेंगे तो मतलब ये लगा लो कि नेग्लिजिबल है, वो सोयल में प्रेजेंट है, उतना पर्याप्त है, इसकी ऐसी कमी वाली बात नहीं होती जी। बट मोलिब्डेनम दलहनी फसलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी अपनी दलहनी की फसल है इनके लिए मोलिब्डेनम का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पौधे की जड़ों में डॉक्टर साहब जो गांठ होती है जी, जो हवा से नाइट्रोजन खींचती है, वो बिना मोलिब्डेनम के ये नहीं कर सकती। अच्छा, जितने जो राइजोबियम, बिल्कुल 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 डॉक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टर राइजोबियम, ये जो जड़ दाढ़ों में जो जड़ें होती है ना, वे मतलब मोलिब्डेनम के बिना वो काम नहीं कर सकती। वहां पे मोलिब्डेनम का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार डॉक्टर साहब अगर मतलब मोलिब्डेनम आपके जो फूल गोभी होती है उसमें मोलिब्डेनम की कमी की वजह से विप्टेल बीमारी आती है जी, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा इसमें आपकी फूल गोभी में देखने को मिलती है, जिससे आपकी
पत्तियां पतली हो जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, फिर सूख जाती है। जी। ये बहुत इसका मतलब बीमारी का इसका लक्षण है। जी। इसके बाद डॉक्टर साहब एक अपना लास्ट आ गया निकल। जी। निकल ये सबसे नया इंट्रोड्यूस वो है जी, एलिमेंट है, सबसे बाद में हुआ है। पहले सोडा होते थे, जब 17वां जुड़ा तो निकल ही जुड़ा था। जी। निकल का डॉक्टर साहब डायरेक्ट रोल है, ये यूरिया को पचाने वाला एंजाइम का हिस्सा है। अच्छा। और ये अपने मतलब यूरिया तो आपको पता ही है, फिर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन तो पौधे का मतलब सबसे मेन होगा, सबसे ऊपर मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया डॉक्टर साहब। जी। जी। तो नाइट्रोजन का अगर ये यूरिया उसको पचाने का काम करता तो ये भी मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया डॉक्टर साहब, जरूरी होगा। तो इसलिए इसका आविष्कार हुआ। और इसको मतलब इसका जो लक्षण क्या आता है डॉक्टर साहब, जो अपनी पत्तियां हैं वो किनारे से जलने लगती है जी। निकल के कारण। जी। तो ये 17 मैंने आपको एक एक करके डॉक्टर साहब 17 के 17 बता दिए हैं, जो अपने CHO जो अपने वातावरण से मिलते हैं, NPK जिन्हें हमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर हैं ये द्वितीय में आते हैं, जिनकी हमें कंपैरिजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट से ज़्यादा और आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट से कम, सूक्ष्म पोषक तत्व से ज़्यादा और प्रमुख पोषक तत्व से कम की इनकी वो क्या बोली डालने पड़ते हैं हमें मिट्टी में। जी। और आपको इसका बता ही दिया मैंने। जी। अब डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आप कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब भारत सरकार और ICAR दोनों के मिल की वजह से तरफ से 1 जून से 30 जून तक जी। आपके डॉक्टर साहब राष्ट्रव्यापी अभियान है खेत बचाओ अभियान। ये हमारे जो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनकी देखरेख में भारत सरकार और ICAR के दोनों के संगठन से ये मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे हम अपने किसान का खेत बचा सकते हैं। जी। ऐसे ही हमारी हरियाणा सरकार का भी एक अभियान चल रहा है, हर खेत स्वस्थ खेत। जी। इसमें सीधा सीधा हम अगर बात करेंगे तो मृदा की सेहत को हमें सुधारना है। वो कैसे सुधारना है आपको पता है कि मृदा का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, हम मनुष्य की बात करते हैं, हमें खानी है भाई 2 रोटी और हम खिला रहे हैं 5 रोटी, तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई तबीयत में पेट में दिक्कत आएगी, शरीर में आज नहीं तो कल दिक्कत आएगी। वही हम तो बोल के बता देते हैं डॉक्टर साहब हमारे, पर पौधा नहीं बता सकता। पौधा ये लक्षण दिखाएगा, जिन लक्षणों की हमें अभी बात करी है। ये जो डॉक्टर साहब ज्यादा भी होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करूंगा, ये ज्यादा भी होंगे तो भी दिक्कत है इनकी। आज के टाइम में क्या जरूरत है, मतलब बहुत इनको संतुलित क्रिटिकल रेंज, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनकी रेंज बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। अगर ये रेंज से ऊपर जाएंगे तो ये टॉक्सिक हो जाएंगे, नीचे जाएंगे डॉक्टर साहब तो ये डेफिशिएंसी मतलब इनकी कमी आ जाएगी। क्रिटिकल रेंज है, मतलब इनकी कमी और इनकी अधिकता बिल्कुल दोनों खतरनाक, दोनों इनको संतुलित रखना बिल्कुल बहुत जरूरी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं तो अंत में आपको ये कहूँ, जैसे अगर हमें स्वस्थ रहना है जी तो संतुलित भोजन खाएं जी। अगर मिट्टी को बचाना है तो संतुलित उर्वरक अपनाएं जी। इसी तरीके से मतलब अर्थात अगर ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद डाल लें, रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करें, हम प्रयोग करें, जितना कम से कम कर सके, जितना वर्मी कंपोस्टिंग करें, जैविक खेती करें, नेचुरल फार्मिंग करें, जितने ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर साहब हम मतलब उर्वरकों का कम प्रयोग करेंगे, उसी हिसाब से जैसे जो पोषक तत्व हैं भाई हमारे गोबर खाद में सारे होते हैं, लगभग सारे होते हैं जी। कम मात्रा में होते हैं, पर डॉक्टर साहब उससे कोई हानि तो नहीं है ना जी जी। हमारा भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मिट्टी का भी खराब हो रहा है और आपके पशुओं का भी खराब हो रहा है। अल्टीमेटली लाइफ साइकिल में हमारे ये जहर घुस गया है, जिसको हम रासायनिक उर्वरक मतलब जहर, इस जहर चाहे वो इंसेक्टिसाइड के उसमें देते हो चाहे वो पेस्टिसाइड के उसमें देते हो, डॉक्टर साहब कैसे ना कैसे किसान को तो वही बात है ना, खेत में कोई कमी लगेगी नहीं समझ में आएगी तो क्या सोचा कोई ना कोई बीमारी आएगी। और डॉक्टर साहब आजकल पता ही है मार्केट में जाते भाई दुकान वाला को भाई ये कर दे वे कर दो, मार्केटिंग का काम है सारा, ऐसे बच जाएगा वो, आखिरकार उसको पैसों का भी नुकसान है, फसल का भी नुकसान है, जहर अलग से खा रहा है डॉक्टर साहब जी। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हमें पोषक तत्वों का, मिट्टी में किसी तत्व की कमी है उसकी जानकारी, और हमने किसी पोषक तत्व का छिड़काव करना है, तो ये सारे मिट्टी की जांच के आधार पर ही हमें पता चल पाएगा। तो सबसे प्रमुख कार्य हमारा ये है कि मिट्टी की जांच करवाएं और उसमें जो सिफारिश की गई है उसके अनुसार ही हमने खादों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल स्वस्थ होगी जी। फसल स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक है कि मनुष्य और पशु हम सब स्वस्थ होंगे जी। इसलिए मृदा प्रशिक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक है जी। बार बार आपकी मुहिम से हमारी तरफ से हमारा तो जितने किसान भाई इस बात को ध्यान दे, अब तक नहीं दिया है तो अब ध्यान दे लें। आपके हर शहर में
जी कृषि प्रौद्योगिकी अपने मृदा प्रयोगशाला है आपके रोहतक में की बात करेंगे तो आपकी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, एमडी यूनिवर्सिटी के आगे वहाँ पे प्रयोगशाला है। जी चौधरी चरण सिंह राणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रयोगशाला है, उसकी जो ब्रांचेज हैं उनमें प्रयोगशाला है। जी आपके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे तो कृषि जो अधिकारी का ऑफिसर वहाँ पे आपके प्रयोगशाला है। जी तो कहीं भी लेके जाओ मिट्टी का सैंपल जांच बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण जितना करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में आज के टाइम में जान कितनी है। जी हमें जान वो बनानी है पर रसायनकों से नहीं, जी जितना कम कर सके और जैविक तरीके से हमें अपनी मिट्टी की जान बनानी है। और वो फिर मिट्टी की जान स्वस्थ होगी तो डॉक्टर साहब आपकी और हमारी और पशुओं की जितने भी अपने संसाधन है, जनजीवन है, सभी की जान स्वस्थ होगी। जी। तो आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है और हम किसान भाइयों को एक एक तत्व की उपयोगिता है उसका भी पता चल गया होगा और जरूर इस तरफ भाई ध्यान देंगे कि मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हम आगे कोई कदम उठावें। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए डॉक्टर अंकित कील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद।